एवरीवन, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2H यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के विषय में बात करेंगे। आइए उसकी डेफिनेशन को जानते हैं। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो संविदा है, यानी कि जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं वह संविदा कहलाते हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन दी गई है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इन ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसमें एक बात कही गई है कि एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए एग्रीमेंट। ठीक है, कि हर करार संविदा नहीं हो सकता, लेकिन हर संविदा में करार होता है। सामन ने इसमें अपनी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि एक ऐसा करार जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और उनकी व्याख्या करता है वह संविदा होता है। यानी कि जो करार होता है जो पक्षकारों के बीच उनकी ड्यूटीज़ को क्रिएट करता है वह क्या होता है, वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। According to Salmon, a contract is an agreement creating and defining obligation between two more persons by which rights are acquired by one more to act or forbearance on the part of others। यही बात कही गई है कि जो एग्रीमेंट दोनों ही पक्षकारों के बीच उनकी उनकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ को क्रिएट करता है, उनको बनाता है, उनको लाइबल करता है, वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आइए इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को जानते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है, करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, तब तक वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। ठीक है। सेकंड है, करार दो या दो से अधिक सक्षम पक्षकारों के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब वो दो सक्षम पक्षकारों के बीच होना चाहिए। सक्षम पक्षकार कौन होते हैं, जानते हैं? सक्षम पक्षकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मेजर हो। अगर आपने किसी माइनर व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा ही नहीं। ठीक है। अगर आपने किसी पागल व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो भी आपका वॉइड हो जाएगा। तो उसके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपके जो सक्षम पक्षकार होने चाहिए, कि जो पार्टीज़ हैं दोनों वो कैसी होनी चाहिए, वह सक्षम होनी चाहिए। ठीक है। ना ही कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दिवालिया घोषित व्यक्ति कौन होता है, जिसको कोर्ट ने, जिसको न्यायालय ने डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा। अब आप पूछेंगे दिवालिया व्यक्ति कौन होता है। दिवालिया व्यक्ति वह होता है जिसको कोर्ट ने कुर्की कर लिया, उसका सारा प्रॉपर्टी वगैरह न्यायालय के पास ऑलरेडी ही जब्त हो गई हो और उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। ठीक है। थर्ड है, ये करार पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब दोनों ही पार्टीज़ की कैसी होगी, फ्री कंसेंट में ये करार किया गया होगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को उसको थ्रेटन करके, धमका के या उससे झूठ बोल करके अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक उन दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट नहीं होगी, उनकी स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। करार विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए होना चाहिए। करार कैसा होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए, यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्शन के लिए होना चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि मान लीजिए उसका मोटो अनलॉफुल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी दोनों फ्रेंड होते हैं, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम शाम को आज वहाँ जाएंगे बैंक और बैंक को लूट लेंगे और जितना भी हमारा अमाउंट बनता है हम उसको आधा आधा कर लेंगे। तो ए और बी दोनों इस बार राज़ी हो जाते हैं और आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। बैंक में लूट लेने के बाद क्या होता है कि जो ए होता है वो सारे पैसे लेकर के भाग जाता है अकेले। तो बी कहता है भाई इसने तो मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका वायलेशन कर दिया। तो वो कोर्ट जाता है सूट फाइल करने। तो क्या वो कर सकता है? वो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट का, जो उनका एग्रीमेंट का उद्देश्य था, जो मोटो था, वह अनलॉफुल था। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका जो उद्देश्य है, जो आपका मोटिव है, वो विधिपूर्ण होना चाहिए। फिफ्थ है, करार विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपका प्रतिफल है, कंसाइडेशन है, वह भी कैसा होना चाहिए, वो भी लॉफुल होना चाहिए। कंसाइडेशन क्या होता है? कंसाइडेशन होता है कि किसी के बदले में कुछ लेना।
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे मेन एसेंशियल होता है कंसिडरेशन। अगर जहाँ कंसिडरेशन नहीं होगा वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ए नाम का व्यक्ति बी से अपनी वॉच बेचता है 2000 रुपये में और बी उसको लेने के लिए राज़ी हो जाता है, तो ए को उसके एवज में 2000 रुपये मिल रहे हैं और बी को क्या मिल रही है, वॉच मिल रही है। तो ये होता है प्रतिफल, ये होता है कंसिडरेशन। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसा होना चाहिए, ये लॉफुल होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति के साथ अवैध प्रतिफल के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी हमने समझा कि ए नाम का व्यक्ति 2000 रुपये में अपनी वॉच बेच रहा है। वो 2000 रुपये में ना बेच करके कहता है कि भाई मैं तुम्हें अपनी वॉच दे दूँगा, तुम मुझे इसके बदले में कहीं से ड्रग्स ला करके दे देना। तो क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें प्रतिफल है, जो इसमें कंसिडरेशन है, वो कैसा है, वो अनलॉफुल है, अवैध है, विधिपूर्ण नहीं है। होप आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।